वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कि आप लोगों के बीच में 5 जून 2025 से पेपर स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 21 को स्टार्टेड करने जा रहा हूं। इससे पहले टोटल 20 सेट को मैं अपलोड कर चुका हूं इस चैनल के माध्यम से। और फ्रेंड, जिस भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ का नीड होगा वो हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6200654742 नंबर पर। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं तुरंत आप लोग के बीच में पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। नाम हमारा आप लोग जानते होंगे, सागर कुमार नाम। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या, उसी के पैटर्न में मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस भी करूंगा। और आई थिंक आप लोग को जो मैथ्स का क्वेश्चन होता है या रीजनिंग का क्वेश्चन, सारे को मैं सॉल्यूशन भी देता हूं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये रहा, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, तो जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो फ्रेंड्स याद रखिए, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो उस समय वो क्या था, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो याद रखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आई थिंक महावीर जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। क्लियर है? इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, महावीर का जो जन्म हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 540 BC में हुआ था, यानी 540 BC पूर्व में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम अर्थात वैशाली में हुआ था। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। वही बात करना चाहते हैं इसका 23वें का, तो 23वें यानी कि 23वें जो तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ थे। क्या थे? पार्श्वनाथ थे। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ थे। और आई थिंक आप लोग पता होगा इनका जगह कहाँ है, तो आप लोग देखें पारसनाथ में। क्लियर है? और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प था। वही बात करते हैं महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह था। देखिए महावीर संग नाम भी होता है किसी का, तो आप लोग महावीर का सिंह होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पार्श्वनाथ 23वें थे। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था। और प्रथम थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग मुगल बादशाह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यानी कि हम लोग यहाँ पे मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चंस का ऑप्शन क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वह बहुत अधिक शिक्षित था और कई भाषाओं को जानता था। पहला फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो अकबर थे शिक्षित नहीं थे बल्कि एक अनपढ़ थे। क्लियर है? तो पहला आप लोगों को कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड, उसने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे अकबर द्वारा ही दीन इलाही की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। क्लियर है? और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ दीन इलाही, आई थिंक दीन इलाही का जो खोजना स्थापना जो किया था नए धर्म का 1582 में किया गया था। 1582 में किया गया था। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड सबसे पहले दीन इलाही का अर्थ होता है एक अच्छा, दीन इलाही का अर्थ होता है कि सबसे पहले इसका अर्थ था सारे धर्मों को समानता के अधिकार दिए थे। क्लियर है? और इन्होंने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत भी दिया था, अर्थात सभी ईश्वर एक है। अल्लाह अकबर का भी अर्थ क्या होता है? सभी ईश्वर एक है। ये इनका कंसेप्ट था। क्लियर है? चलिए, और नेक्स्ट लिख रहा, इसने हिंदू राजा हेमू के विरुद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था और ये अफगान के बीच में हुआ था। ठीक है? अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। तो हम लोग इसे भी कैंसिल कर देंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसे 1602 में सम्राट घोषित किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। इसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आई थिंक 1556 के बाद से 1556 में इन्हें राजा घोषित किया गया था। क्लियर? इस चीज़ को यार, इसका जो टेन्यूर था 1556 से लेकर 1605 के बीच में था। क्लियर है? और यह जब गद्दी पे बैठे थे, सबसे पहले इसके अंगरक्षक के रूप में जो कार्य कर रहे थे बैरम खान कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बैरम खान इसके कार्य कर रहे थे। क्लियर है? याद रखिएगा, बैरम खान इसका अंगरक्षक के रूप में 4 साल कार्य किए, यानी कि 1556 से 1560 के रूप में कार्य किए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध में बैरम खान लड़े थे इसके तरफ से। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें करना चाहते हैं अकबर के बारे में कुछ। सबसे पहले देखिए, अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्लियर है? इन्होंने कई सारे प्रमुख कार्य किया था, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को याद कर ले। सबसे पहले 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। क्लियर है? उसके बाद 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा पर समाप्ति किया था। उसके साथ साथ 1564 सबसे इंपॉर्टेंट, 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। क्लियर है? अब 1565 में इबादत खाना की स्थापना की थी। और 1500 बात करते हैं 1582 में दीन इलाही का स्थापना किया था। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड याद रखिए, देखिए गुजरात के बुलंद दरवाजा का निर्माण इन्होंने ही कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख उद्योग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा है उर्वरक, जूट, बिजली या कच्चा तेल। तो फ्रेंड्स अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा औद्योगिक नीति के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहते हैं औद्योगिक नीति कहते हैं जूट जो एक प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए भारत में कुल 8 प्रमुख उद्योग होते हैं, भारत में कुल 8 प्रमुख उद्योग होते हैं। अब 8 का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग याद रखिए कोल आई थिंक कोयला हो गया। उसके बाद आप लोग को कच्चा तेल याद रखना पड़ेगा, यानी कच्चा तेल याद रखिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ प्राकृतिक गैस को याद रखिएगा, फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद को याद करिए। उसके साथ उर्वरक होता है, सीमेंट होता है, इस्पात होता है, बिजली उत्पादन। ये सारे के 8 उपयोग होते हैं, उद्योग होते हैं। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा मूल कर्तव्य के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलते हैं बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत से। क्लियर है। तो आप लोग पहले को कैंसिल कर सकते हैं। सहकारिय समिति केंद्र और राज्य के बीच परस्पर संबंध के बीच का होता है। क्लियर है। तो अब ऑप्शन बचेगा स्वर्ण सिंह समिति और राजमन्नार। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता स्वर्ण सिंह यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्लियर है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है। और उसके बाद तुरंत यानी 86वां संविधान संशोधन द्वारा आई थिंक 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो टोटल अभी वर्तमान समय कुल 11 मौलिक कर्तव्य। क्लियर है। और मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस के देश से लिया गया। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते देखिए मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1919 में JS वर्मा समिति का भी गठन किया गया था। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। बात करना चाहते बलवंत राय मेहता समिति। तो फ्रेंड्स याद है बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1957 में हुआ था। क्लियर है। इसका था ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिए थे। 1957 में हुआ था। और पहला जो पंचायत चुनाव हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करते हैं राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से जुड़ी एक समिति है। वही सहकारिय समिति का भी संबंध केंद्र और राज्य से संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। इसका जो स्थापना हुआ था देखिए मैं लिख देता हूँ 12 अप्रैल, सबसे पहले 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना हुआ था। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा आयुष्मान भारत। देखिए आयुष्मान भारत का जो स्थापना हुआ था 23 सितंबर को। देखिए 23 सितंबर 2018 को हमारा झारखंड राज्य की राजधानी रांची से हुआ। ये भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है। तो 23 सितंबर 2018 से हुआ था, झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब और भी कुछ वैसा क्वेश्चन है नहीं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक में। कहाँ पे है। तो कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, कर्नाटक में। क्लियर है। चलिए कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करना चाहते हैं। सबसे पहले बिहार की में आता है। तो बिहार में सबसे फेमस कौन सा था, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आप लोग का बिहार में। क्लियर। इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करना चाहते हैं केरल में। तो केरल में वैसा तो मुझे याद नहीं, पंजाब का भी नहीं, गुजरात का याद कर लीजिए तो गिर और नल सरोवर होते हैं। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा दुधवा होते हैं। कर्नाटक में और भी होते हैं जैसे कि बांदीपुरा भद्रा हो गया, सोमेश्वर हो गया, तुंगभद्रा हो गया। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप लोग को कार्यवाही कथनों को बताना है। देखिए 2013 के बाद दैनिक स्क्रीन समय लगभग 50 मिनट प्रति दिन बढ़ गया। इससे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। देखिए ये कथन लिख रहा, लोगों को स्क्रीन टाइम को ट्रैक करना चाहिए और समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। तो आई थिंक हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा, लोगों को अपने उपकरणों का समय बर्बाद करने से बचने के लिए बाहरी गतिविधियों पर अधिक शामिल होना चाहिए। तो फ्रेंड आई थिंक ऑप्शन नंबर ए अभी दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 8वां, ये आप लोग का कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, सभी पर्दे तकिए हैं। तो हम लोग क्या करें, सभी पर्दे को आगे बनाएं। देखिए ये सारे पर्दे हैं। तो फ्रेंड्स लिखा सभी पर्दे तकिए हैं, तो सभी पर्दे को हम यहाँ पे तकिए बना दें। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर लिखा कुछ तकिए चद्दर है, तो कुछ पत्तियों को चद्दर बना दिए। अब अगला लिखा आप लोग बीच में देखिए कोई भी चद्दर पर्दे नहीं है, तो कोई भी चद्दर पर्दे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला आप लोगों का सही है। क्लियर है। सॉरी नहीं है ना, तो नहीं रहेगा तो सही होता है, यानी कि गलत हो गया। ठीक है। कोई भी तकिए पर्दे नहीं है, कोई भी ये भी नहीं है तो नहीं होगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना तो निष्कर्ष 2 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने देखते हैं क्या आ रहा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, देखिए 123, 146, 171। फ्रेंड्स हम लोग 123 में क्या जोड़ेंगे, 146 आएगा तो ऑलमोस्टली 13 को जोड़ देंगे, 23 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो फिर वैसा सीरीज में नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको देखेंगे 23 को तोड़ने के लिए क्या सकते हैं, देखिए 11 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए 123 और देखते हैं इसमें से कुछ कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए मेरे माइंड में आ गया आई थिंक। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 123 के लिए लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो आगे 123, फिर 11 के बाद क्या था 12, 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 144 प्लस 2 146 हो गया, जस्ट लाइक 13 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 169 और 2 171 हो गया। तो फिर 14 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है। अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो 198, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये देखिएगा आप लोग को बनाना होगा, तो ये आप लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखिए टी जे प्लस के, सबसे पहले प्लस करते होता ए बी का पिता। आई थिंक फ्रेंड जे जो है, देखिए यहाँ पे मैं लिखा जे जो आप लोग का ना पिता, किसका पिता, के का, तो जे आप लोग ने मेल हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर डिवाइड करते लिख रहा आप लोग के सामने ए बी की पत्नी है। आई थिंक के जो है ना वह पी की पत्नी है, तो हमने इसको पत्नी मान लिया, तो ये क्या होगा, पति हो गया। ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया पति पत्नी का। फिर आप लोग लिखा क्रॉस कर, ए बी का भाई है, आई थिंक पी जो है ना आप लोग का जेड का भाई है, तो हम लोग दोनों को भाई बना दिए। क्लियर है। अब लिख रहा यहाँ पे जेड का रिलेशन आ गया, इसके बाद लिख रहा प्लस, तो प्लस का अर्थ लिख रहा ए बी का पिता है, जेड जो है ना आप लोग का क्यू का पिता हो गया। आई होप क्लियर होगा। माइनस का अर्थ लिखा ए बी की बने, यानी जेड जो है ना वो आप लोग का जेड होगा ना, शायद है यहाँ पे जेड, तो यहाँ पे क्यू था, क्यू जो आप लोग का टी की बहन हो गया। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन लिख रहा है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग को पी और क्यू का बोला ना, तो होपफुली आप लोग देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो दोनों पति पत्नी था, ये देखिए यहाँ पे पी और जेड, तो पी गुना था तो यानी भाई था, यानी पी और जेड भाई है। अब जेड और क्यू के बीच क्या था, जेड तो पिताजी था क्यू का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे पिता के भाई। आई थिंक हम लोग देखेंगे ना पिता के भाई होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को बनाना होगा। देखिए 7 लड़के ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र के विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में, ए जी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है दाईं ओर, डी सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जी के तुरंत दाईं ओर है, एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। यदि हम इन लड़कों को ए से आरंभ करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में उनके नामों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, सबसे पहले 7 लड़कों को बैठाएंगे, 2 हो गया, 2 4 हो गया, ये 6 हो गया, एक और लिख 7 हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 7 लड़का हो गया, हम लोग देखिए ए जी के बाईं और चौथे स्थान पे है, तो देखिए जब विपरीत दिशा में रहता है तो हम ए को बैठाएंगे, तो ए लिख रहा आप लोग को जी का, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग यहाँ जी पे बैठाना था। ठीक है, तो जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर क्या लिख रहा है, चौथे है, तो 1 2 3, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बाईं ओर बोल रहा तो बैठा दिए। अब लिख रहा आप लोग देखिए ए जी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, देखिए बायां 1 बायां 2 बायां 3 बायां 4, यानी ए बैठा दिए। सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। आई थिंक फ्रेंड सी जो है ना इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी यहाँ पे सी आ गया। ठीक है, अब क्या लिख रहा है, डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आई थिंक ना तो यहाँ पे डी होगा ना तो यहाँ पे होगा। ई जी के तुरंत दाईं ओर है, तो ई जो है ना लिख रहा जी के तुरंत दाईं ओर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, ई को बैठा देंगे, यहाँ पे हम लोग ई को बैठा देंगे। अब लिख रहा एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी कि एफ जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, एफ को बैठा देंगे। यदि हम देखिए आप लोग को यहाँ पे लिखा था, देखिए सी, देखिए यहाँ पे लिख रहा था सी ए के दाईं ओर दूसरा, डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि यहाँ पे डी को नहीं लिखे हैं, तो ऑलमोस्टली यहाँ पे डी लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, ए बी बच गया, तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो बी लिखेंगे। आई थिंक ए बी सी एफ जी एच ई डी होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखना क्या लिख रहा है, कौन सा कथन सही होगा, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। पहला ई का स्थान समान होगा, क्या लिख रहा है पहला, तो नहीं कौन सा स्थान कथन सही होगा, पहला ई का स्थान समान होगा, किससे लिख रहा करते हैं, यदि हम इन लड़कों का ए से आरंभ करते हैं तो दक्षिणावृत्त, तो देखिए ए से आरंभ करते हैं, चलिए ए से करते हैं तो दक्षिणावृत्त, तो फ्रेंड दक्षिणावृत्त अगर करते हैं ना तो ए से तो पहला होगा आप लोग का बी होगा, फिर सी होगा, फिर एफ होगा, फिर जी होगा, ई होगा और डी होगा। तो पहला लिख रहा देखिए ई का स्थान समान होगा, तो देखते हैं, आई थिंक इसमें देखना पड़ेगा, तो ई का देखते हैं, पहला तो आप लोग गलत हो गया, डी का स्थान समान होगा नहीं होगा तो अलग हो गया, तो अगला देखेंगे। तो फ्रेंड इसमें हम लोग देखेंगे ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को बनाना है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए प्रश्नों का विषम अक्षरों को चुनना है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डी एल
यू जी। तो इसमें सारे के बीच का डिफरेंस देखिएगा। तो पहला में देखिए डी और एल के बीच डिफरेंस देखिए तो +8 का है। फिर एल और यू के बीच डिफरेंस देखिएगा तो +9 का है। फिर यू और जी के बीच डिफरेंस तो +12 का। जस्ट लाइक सेम इसमें भी अगर हम लोग जाएँ तो पहला में +8 का है, सेकेंड में +9 का है और थर्ड में आप लोग का +10 का आ रहा है। इसमें अगर देखिए तो +8 का आ रहा, +9 का आ रहा, फिर आप लोग का +12 का आ रहा। एंड नेक्स्ट इसमें +8 का आ रहा, +9 का आ रहा, फिर +12 का आ रहा। तो फ्रेंड इसमें देखिए 10 का लास्ट में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा पार्श्व विभाज्य उत्तक यानी लेटरल मेरिस्टेम्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म में नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, देखिए वायु के अनुदैर्ध्य तरंग का संरचना जो होता है आप लोग का रुद्धोष्म होते हैं। वायु द्वारा गुब्बारे को अचानक फटना ये भी रुद्धोष्म होते हैं। गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना ये भी होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें बर्फ का जमना एक प्रकार का रुद्धोष्म प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई की आधी है। कमरे का आयतन 1728 मीटर क्यूब है। तो कमरे की लंबाई ज्ञात करना। देखिए कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी है और लंबाई की आधी है। कुछ नहीं करना, देखिए आप लोग को बताना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी। तो मान ली ऊंचाई है तो ऊंचाई का मान ली x है, तो इसका जो वृत्त होगा तो वृत्त क्या होगा, इसका दुगुनी कर देंगे। और लिख रहा ये क्या, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई का दुगुनी और लंबाई की आधी है। तो फ्रेंड लेंथ अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे, 4x लेंगे ना। तो ये हो गया। अब बोला इसकी आयतन, तो याद रखें इसका जो कमरे का जो शेप होता है क्यूबेड जैसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं L गुना B गुना S। तो यहाँ 2x इंटू एक्स इंटू 4x कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 1728 लिख रहा है। क्लियर है। आई थिंक हम लोग क्या करें यहाँ से एक स्टेप जंप कर रहे हैं। तो देखिए 4 दूनी 8 हो गया। क्लियर है। यानी 8x³ का वैल्यू आप लोग के बीच में आ रहा है 1728 आ रहा। तो हम क्या करते हैं केवल x³ का वैल्यू निकालते हैं ना। तो आप लोग के बीच में 1728 लिख रहा है बाय 8 लिख देंगे। क्लियर है। अब x³ रूट इसका निकालेंगे तो 12 का यहाँ पे 12 हो जाएगा और 8 किसका होता है 2 का होता है। तो 12/2 आई थिंक यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6 आ गया। आई थिंक फ्रेंड्स x का वैल्यू आप लोग के सामने 6 आ रहा है। क्या आ रहा है ये 6 आ रहा। तो क्वेश्चन आप लोग को कमरे की लंबाई 4 गुना हो गया। तो 6 को 4 से गुना करेंगे 24 मीटर आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो राइट आंसर 24 मीटर यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2019 की तुलना में 2020 में कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2019 की तुलना में 2020 में देखिए यहाँ पे 32 था और यहाँ पे 34 था। तो देखेंगे दो हुआ कंपेरिजन टू 2019। यहाँ पे क्या करेंगे गुना 100। तो यहाँ पे 16 आ गया। 4 चौक 16 होता है, यहाँ पे 25 होता है। तो 25/4 करेंगे तो 6 चौक 24 तक 25 यानी कि 6.1/4 होगा। क्लियर है। चलिए ये रहा आप लोग का 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कॉसेक माइनस साइन थीटा फिर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? इसी अगर आप लोग बनाते हैं तो अगर आप लोग देखिए सबसे पहले क्या कीजिए इसमें कुछ वैल्यू को पुट करके देखिए। मान लीजिए कि 45 पुट करते तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें एक ही बार हाँ 45 पुट करके देखिए। अगर कॉसेक 45 का पुट करते हैं वैल्यू तो आप लोग में जो वैल्यू आएगा 1/√2 आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार साइन 45 का वैल्यू पुट करते हैं, नहीं सॉरी कॉसेक 45 का वैल्यू पुट किया तो √2 आएगा। अब वही साइन 45 का पुट कीजिए तो 1/√2 आएगा। जस्ट लाइक सेम यहाँ भी हम लोग करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे √2 आएगा माइनस 1/√2 आ गया। अब tan प्लस 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। अब आप लोग सॉल्व कर लिए तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पाएगा ना। तो a स्क्वायर कर देंगे प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर √2 हो गया माइनस 2 भी 2 कर देंगे। a के यहाँ पे आप लोग का √2 था और b के यहाँ पे 1/√2 तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो देखिए ये दो कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने क्या बचा 1/2 माइनस 1 बचा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करें तो 1/2 माइनस 1 बचा। इसको सॉल्व करेंगे इंटू क्या करें 1/2 हो गया। तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1/2 आ गया। अब इसको 2 से गुना करें 2 कैंसिल हो गया तो -1 आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर -1 नहीं आ रहा ना। तो -1 हाँ। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए माइनस प्लस में कन्फ्यूजन हो गया ये। तो 1 ही आएगा फिर इसमें 1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। नहीं तो देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 1/sin थीटा ले दिए तो 1/sin थीटा ले दीजिए। यहाँ पे आपका sin थीटा था तो sin थीटा कर देंगे। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग फिर कॉस सेक इक्वल टू क्या लिखे थे 1/cos कर दीजिए। इसको सॉल्व करें तो 1 ही आएगा आप लोग का आंसर। चलिए इसको आप लोग को सॉल्व करना फ्रेंड्स, आप लोग को वोडमास के रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करना। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए
किसी वस्तु का 25% और 25% के दो क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में एक एकल मूल्य वृद्धि के बराबर होगा। देखिए 25-25 का बोल रहा ना, तो आप लोग को यहाँ पे डिस्काउंट का देखना है। सबसे पहले जब भी बोलता है हम लोग क्या करेंगे, 25 कर देंगे, फिर क्या करेंगे, 25 कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, देखिए सॉरी, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे, 25-25 हो गए, यहाँ पे हम लोग 100 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो 25-25 क्या होता है, 50% हो गया, प्लस 625 को अगर 10 से भागा देंगे तो 6.25 आएगा। अब टोटल ओवरऑल सॉल्व करें तो 56.25% आएगा। तो 56.25% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी को क्लिक कर देंगे। चलिए देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स पावर 39 प्लस वाई पावर 36 का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है आगे देखिए कौन सा फार्मूला बेस्ड है ये। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं या फिर इस चीज़ को देखिएगा ना, तो ये आप लोग का एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे ये देखिएगा तो 4y स्क्वायर में आ रहा है। क्लियर है। अब ये वैल्यू आप लोग का लिख रहा कितना लिख रहा है, 0 के बराबर लिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ से क्या करते हैं, x प्लस 1 का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आएगा, तो x का वैल्यू क्या करेंगे, -1 आएगा। और जस्ट लाइक से y का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो x का वैल्यू -1 आया था, तो -1 पर पावर क्या करेंगे हम लोग 39 कर देंगे, और वही y का वैल्यू देखेंगे 0, तो 0 पर पावर 36 है, तो -1 पर पावर -39 है, तो -1 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल -1 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा, देखिए असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के द्वारा हुआ था। क्लियर है। ऑलमोस्टली आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को तत्कालीन चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसकी वजह से 12 फरवरी देखिए 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्लियर है। और इसी के कारण उन्होंने केसर हिंद की उपाधि को भी वापस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी ऑप्शन आप लोग जानते हैं इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मोअत्सु पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मोअत्सु पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, कहाँ पर मनाया था, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें यह जो होता है ना मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी बनाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहाँ मनाते हैं, नागालैंड में। इसको याद करने के लिए तरीका है, नाग के हम लोग क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर माइंड में आता है तो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ फेस्टिवल के रिगार्डिंग। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं लोसार मनाते हैं। इसके साथ साथ देखिए चाली मनाते हैं, लोकू मनाते हैं। ठीक है। और असम में मनाते हैं बिहू, रोंगली बिहू, अम्बुराची मेला। क्लियर है। मणिपुर में तो आप लोग बता दिए। मिजोरम में सबसे फेमस होता है चपचार कूट महोत्सव होता है। नागालैंड में हॉर्नबिल होता है। सिक्किम में सागा दावा होता है। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा होता है। चलिए प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए जॉन एडम्स। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो जॉन एडम्स तो इसका खोज नहीं किया था। जॉन एडम्स ने वरुण ग्रह की खोज किया था। तो पहला तो आप लोगों का कैंसिल कर दीजिएगा। जॉन गाले, तो गाले भी वरुण का ही दोनों मिलकर किया था। क्लियर है। विलियम हर्शल, तो विलियम हर्शल तो आप लोग जानते होंगे अरुण ने किया था। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने किया था। क्लाइड टॉमबॉग, तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक है। क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो ग्रह की खोज किया था। क्लियर है। 2006 में प्राग सम्मेलन में प्लूटो ग्रह को श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह शामिल कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लिखित है। तो फ्रेंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर अगर आप लोग जाते हैं 61 पढ़े होंगे तो उसमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में डिस्कस किया गया। तो ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, याद रखिएगा आर्टिकल 61 के तहत संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है। और इसके लिए कोई भी सदन ला सकता है। इसमें 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ महाभियोग जो शब्द लिया गया यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब भारत में किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध अभी तक महाभियोग नहीं लाया गया, ये काफ़ी गर्व की बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है, पल्लवी, चरण, वर्णम या ध्रुपद। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा ध्रुपद होगा। क्या होगा, ध्रुपद एक प्रकार कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है। बाकी बात करना चाहते हैं पल्लवी, चरण और वर्ण ये तीनों शामिल होते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे पहले भारतीय जनगणना 2011 में जो हुआ था सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या था यूपी में था। कहाँ पे था, यूपी में था। एंड अगेन
उसके बाद अगर देखा ना तो उसके बाद सबसे अधिक था दिल्ली में था। कहाँ पे था? महानगर की बात करें, देखिए महानगर की बात करें ना तो महानगर की बात करते तो दिल्ली में था। और वैसे राज्य में बात करते हैं तो पहला आप लोग का यूपी था, फिर महाराष्ट्र था। तो महानगर की बात करते हैं तो दिल्ली होगा। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एस भी का देवर है, पी एस और टी का पिता है, टी एम का पिता है, भी आर की बहू है। तो पी भी से किस प्रकार संबंधित है? तो फ्रेंड देखिए, एस भी का देवर है तो क्या करते हैं, देखिए एस भी का देवर यानी एस जो है ना, सबसे पहले इसका ये टी हो गया पति। देखिए इस भी एस जो है ना भी का देवर है, तो यानी हम लोग भी को मान लिए तो यहाँ पे ये देवर हो गया। तो यानी इसका ये इसका पति, देखिए ये दोनों पति पत्नी हो गया ना ये, तो इसका भी ये भाई होगा टी का। अब लिखेंगे पी एस और टी का पिता है। पी जो है ना एस और टी का पिता है, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, पी को यहाँ पे मान लें दोनों का पिता है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा, टी एम का पिता हो गया, टी एम का पिता है, टी एम का पिता है, टी लिख रहा एम का पिता है तो टी को एम का पिता मान लेंगे, तो दोनों का पिता होगा। भी आर की बहू है तो भी को करेंगे आर की बहू, तो भी जो है ना आर की बहू यानी कि इसकी पत्नी हो गया, ये पत्नी हो गया। अब यहाँ से बहू हो गया। अब लिख रहा भी पी का भी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे तो पिता इसका एम था नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिएगा ना, आप लोग को लिखा भी पी का भी से क्या संबंध है, तो देखिए पी है आप लोग का, ये भी है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो ये ससुर जी हो गया। चलिए इसको बनाइए। तो मैथमेटिक्स शब्द को बताना है जो आप लोग को सूटेबल नहीं बना पा सके, कोई शब्द नहीं बनाया। देखिए मैथ में टी एच ई एम, तो टी एच ई एम तो फर्स्ट में आ रहा है तो पहला हो गया। मैथ, तो मैथ में तो पहला में आ रहा है मेट, एम ए टी ई हो गया तो मीटर नहीं होगा, एम ए डबल टी ई आर, ई भी है आर है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए, यदि फीमेल को 654135 के रूप में लिखा जाता तो लीफ को कैसे लिखेंगे? फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं तो ये आप लोग का अल्फ़ाबेटिकल के रूप में लिखा गया। देखिए एफ का होता है 6 होता है, ई का होता है 5 और एम का होता है 13। एम का क्या होता है 13 होता है, तो 13 को 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक का 1 होता है, एल का होता है 12, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और ई का 5 होता है। इस टाइप से लिखें लीफ। लीफ एल होता है 12 में, तो 12 एक का 2 को जोड़ेंगे 3 आ गया। ई होता है 5 में, एक होता है, एफ होता है 6 में, तो 35 16 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद एक बार सूर्यास्त से पहले सूर्य की ओर अपनी पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह बाएं दाएं और फिर बाएं मुड़ता है, क्रमशः दोनों स्थिति में वह कहाँ जाएगा? देखिए मान लो कोई एथलीट है सूर्योदय के बाद, मान लीजिए सूर्योदय है, क्लियर है? तो फ्रेंड्स देखिए ये मान लीजिए सूर्योदय है तो सूर्योदय हो रहा, ठीक है? तो सूर्योदय के बाद क्या लिख रहा, सूर्योदय के बाद एक बार सूर्यास्त से पहले सूर्य की ओर अपने पीठ करता, तो यानी सूर्य की ओर इस टाइप से करेंगे। अब वह लिख रहा वह बाएं से दाएं ओर जाता है, यानी इस टाइप से जाएंगे। फिर यहाँ पे ये बाएं जा रहा है, ये उसके बाद लास्ट में किस दिशा में जाता है? तो दक्षिण आ गया, तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो दक्षिण है ऑप्शन में, तो राइट आंसर होगा दक्षिण होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे ना तो दक्षिण उत्तर ही होगा, यानी कि यहाँ से आप लोग को जा रहा है तो दक्षिण उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग के बीच में 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 31 नंबर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपनी दाहिना किस दिशा में दिखता है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप से बनाएंगे। नॉर्थ हो गया, ये आप लोग का ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। अब इसमें अगर आप लोग कंसंट्रेट करते हैं तो लिख रहा उत्तर पूर्व दिशा में, तो उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाला व्यक्ति दाहिना हाथ किस तरफ से रखेगा? तो फ्रेंड इसका दाहिना हाथ, तो दाहिना हाथ अगर रखे तो इधर जाएगा ना ये, तो साउथ ईस्ट में आएगा, तो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इसे आप लोग को मैच करना है। देखिए 36, 54, 74 ये तो पूरी करेगी। सबसे पहले 36 में से 18 जोड़ेंगे तो 54 आएगा, फिर 54 में हम लोग 20 को जोड़ेंगे तो 74 आएगा, फिर 20 में हम लोग 22 को जोड़ेंगे तो 96 आएगा, फिर 22 में हम लोग 96 में आएगा, 24 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 24 जोड़ें तो 26 जोड़ देंगे, तो 120 प्लस 26 क्या होता है? 146 होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील होता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलता नहीं है, तो राइट आंसर करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अर्थात फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं चौक, बोलते हैं क्या बोलते हैं? चौक। तो ऑलमोस्टली आप देख रहे हैं चौक जल में घुलता नहीं है, तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारे अम्ल हमारे कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी जिससे सूत्र होता है HCl होता है। क्या होता है? ये HCl पाया जाता है, क्लियर है? अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्लों का राजा बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल आप लोग को अम्ल वर्षा में पाया था। एसिटिक अम्ल भी प्रबल अम्ल होता है। बात करते हैं प्रबल अम्ल का, तो फ्रेंड प्रबल अम्ल का तीक याद कर ले हंसा। सबसे पहले ज़्यादा जो प्रबल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, फिर नाइट्रिक अम्ल होता है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, फिर एसिटिक अम्ल होता है, क्लियर है?
पानी और जूस को 9:7 के अनुपात में मिलाकर एक पेय बनाया जाता है। यदि 160 लीटर पेय में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है तो नया अनुपात 13 और रेशियो 15 हो जाता है। तो पेय की मात्रा क्या होगा, देखिए सबसे पहले टोटल 160 था, इसमें हम लोग पानी का निकालते तो 9 और टोटल जोड़ेंगे तो 16 आ गया। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल किए तो टोटल आ गया 90 लीटर। आई थिंक 90 लीटर आप लोग का पानी आ गया, क्लियर है। तो जब 90 लीटर पानी आ गया तो ऑटोमेटिकली हम 70 लीटर क्या लेंगे, जूस हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब लिख रहा आप लोग देखिए, इसमें लिख रहा आप लोग का ना x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया था। तो देखिए पानी हम लोग 90 था ना, तो 90 हम लोग x को मिला दिए और उसी प्रकार जूस को लिख रहा 70 था तो 2x मिला दिए। तो ये रेशियो क्या हो रहा, 13:15 हो रहा, क्लियर है। तो आप लोग को पे की मात्रा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो होपफुली आप लोग निकाल लेंगे तो 40 लीटर आएगा। क्या आएगा, 40 लीटर आएगा। और आप लोग को बोला ना पे की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है। तो 40 आ गया था। तो देखिए टोटल 160 था, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे देखिए x प्लस x 3x हो गया, 3 कर दें। x का वैल्यू भी हम क्या लाए थे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 प्लस 40 थी 120 होता है। तो फ्रेंड टोटल सॉल्व करें 280 लीटर होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। छेदक रेखा CD वृत्त को E पर प्रतिच्छेदित करती है और CF वृत्त पर F को स्पर्श कर रेखा है। यदि छेदक रेखा CD की लंबाई 20 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा CF की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो जीवा DE की लंबाई क्या होगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि आप लोग का एक देखिए हम लोग क्या का एक सर्कल लेंगे, क्लियर। यहाँ से छेदक रेखा को गुजारना है। तो छेदक रेखा ऑलमोस्ट हम लोग पढ़े भी होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से छेदक रेखा CD को खींचना ना, तो CD आप लोग एक ये मान लीजिए कि C है, ठीक है, और ये D है। CD छेदक रेखा हो गया जो E पर स्पर्श करता है तो हम लोग E पे स्पर्श कर दिए। फिर लिख रहा है CD की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए F को स्पर्श रेखा है तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग F को एक स्पर्श रेखा मान लिया यहाँ पे F। अब बनाइए ना, तो यहाँ पे CD का 20 लिख रहा है, स्पर्श रेखा CF की लंबाई 15 दे रहा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लेंथ दे रहा 20। तो फ्रेंड्स फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, देखिए इसके लिए अकॉर्डिंग फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। देखिए इसका फार्मूला होता है सबसे पहले CF का स्क्वायर बराबर, देखिए CF का स्क्वायर बराबर लिखते हैं आगे CE लिखेंगे, क्या लिखेंगे CE लिखेंगे, CE गुना टोटल CD करेंगे। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए CF का वैल्यू 15 था, 15 का स्क्वायर करें 225 आ गया बराबर। C का वैल्यू नहीं पता तो हम लोग x मान लें, क्लियर है। अब देखिए टोटल CD का वैल्यू कितना लिख रहा था 20 लिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे CD, तो यहाँ पे हम लोग टोटल के लिए क्या करेंगे, देखिए 20 माइनस एक्स कर देंगे, क्या करेंगे 20 माइनस एक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ सॉरी एक्स नहीं है और यहाँ पे 20 है। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 20 को हम लोग एक्स से भागा देंगे तो यहाँ पे 250 बहुत हल्ला करेंगे उनका। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को एक्स का वैल्यू सॉल्व करना है, DE का वैल्यू निकालना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स रुके, देखिए इसको अगर बनाइएगा ना तो आप लोग को देखिए मैं थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे CF का स्क्वायर कीजिएगा बराबर, यहाँ पे CD था इंटू C था, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा 15 का स्क्वायर था बराबर, यहाँ पे 20 गुना यहाँ पे करेंगे तो 20 माइनस एक्स कर देंगे, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू देखिएगा ना तो आप लोग के बीच में 8.75 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, क्लियर है। चलिए तो 8.75 यानी ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए आते हैं टाइम एंड वर्क, सॉरी क्वेश्चन आ चुका है ट्रेन का क्वेश्चन। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को बोला कितना समय, देखिए हम लोग क्या करेंगे, माना कि ट्रेन की चाल देखिए 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन की चाल तो आपको नहीं पता, तो क्या करेंगे जब भी रहता हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर देंगे। हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, विपरीत दिशा में तो अपोजिट है तो ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 9 का टेबल 2 है, यानी कि टोटल निकालेंगे तो 2.5 प्लस एक्स आ गया। ये आप लोग का मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे चाल आ गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा था, 234 मीटर था ये था। तो दूरी पर क्या था, चाल गुना समय, चाल में कितना लाया था 2.5 एक्स लाए थे, क्लियर है। ये चाल गुना समय पे अगर आप लोग कंसंट्रेट करते 6 सेकंड था। हम लोग अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 6 का पहाड़ा में क्या था, तो देखिए 6 थी 18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 9 6 54 होता है, यानी 39 आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो 39 यहाँ पे क्या करें माइनस 2.5 कीजिएगा, बराबर क्या आएगा एक्स। तो इसका वैल्यू जो आएगा आप लोग के बीच में 36.5 आएगा, 36.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्लियर है। लेकिन
अन्य व्यक्ति की चाल जो होगा देखिए 23.4 था ना, इसको भी क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 6.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखिए हम लोग को क्या लिखा है, ट्रेन द्वारा अन्य व्यक्ति को समान दिशा में पार करने के लिए समय, तो टी बराबर क्या लिखें, टोटल समय कितना, दूरी कितना था 234 था और दोनों का डिफरेंस लेंगे, एक का आया था 36.5 आया था और एक आया था 6.5, तो सॉल्व कीजिएगा ना तो टोटल आएगा 7.8 सेकेंड आएगा। क्लियर है, तो राइट आंसर 7.8 होगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये, तो राइट आंसर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 पाई वर्ग इकाई है तो शंकु का त्रिज्या क्या होगा। इसको तो आप लोग ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड देखिए इसमें स्लंट हाइट लिख रहा है, तो एक स्लंट हाइट लिख रहा है और एक आप लोग का हाइट लिख रहा है। क्लियर है, तो स्लंट हाइट का लिख रहा है 4 तो 4x मान लेंगे और हाइट लिख रहा है आप लोग का 3x। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकालेंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 9x करेंगे तो √7x आएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग बताइएगा, देखिए अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं पाई RL होता है, तो पाई RL का जो वैल्यू हो गया आप लोग के बीच में लिख रहा 4√7 पाई लिख रहा। क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे पाई को कैंसिल कर दें। अब R देखिए R का अगर आप लोग वैल्यू देखेंगे तो R का वैल्यू मैं लाया था √7 था, तो √7 था √7x था। अब यहाँ पे L का वैल्यू देखें तो 4x माने थे। क्लियर है, इंटू क्या करेंगे 4√7 लिखेंगे, √7 कैंसिल हो गया तो x 4 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर का वैल्यू देखिए तो 1 आ गया। आई थिंक x का वैल्यू आप लोग को 1 आ गया। हम लोग को रेडियस निकालना था, रेडियस आप लोग के सामने √7x था तो √7 का x का वैल्यू 1 है, तो टोटल सॉल्व करेंगे तो √7 ही आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 35:8 है। यदि नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है तो नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना, देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है देखिए यहाँ पे देखिए नाव की गति धारा की गति है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नाव की गति लिखेंगे। देखिए इस तरीका होगा, नाव लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे धारा का लिखेंगे। तो फ्रेंड्स नाव की गति का आप लोग का लिख रहा 35 लिख रहा, मैं 35 लिख दिया हूँ और इसका लिख रहा 8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दोनों को क्या लिख रहा आप लोग का, नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है तो वापस आने में कितना समय लगेगा ना। तो अनुकूल जब भी रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो 35 और 8 क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं 35 + 8 होता है 43, तो 43 कर देंगे, दूरी निकाल रहे हैं तो 4 गुना समय। अब समय यहाँ पे दिख रहा 5 घंटे 10 मिनट, तो फ्रेंड 5 घंटे 10 मिनट को बदलिए ना तो 5 × 30 यानी 31/6 आ जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा ना तो टोटल 31/6 आ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या करेंगे टोटल, अब ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करें वापस के लिए करें तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 35 में से 8 घटाएंगे तो 27 बचेगा। अब यहाँ पे समय आप लोग को निकालना था, ये कर दिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 8 घंटा 13 मिनट 48 सेकंड आएगा। आई थिंक फ्रेंड्स सॉल्व कीजिए तो 8 घंटा 13 मिनट 48 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ब्रह्मा समाज को पहले किस नाम से जाना था, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो याद रखिए ब्रह्मा समाज को पहले ब्रह्मा सभा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था, ब्रह्मा सभा के नाम से जाना जाता था। क्लियर है, याद रखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना जो हुआ था 20 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था ये, तो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने आप लोग का ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। क्लियर है, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज को कर दिया था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं यहाँ पे आर्य समाज का, तो फ्रेंड्स याद रखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। इसे किया था दयानंद सरस्वती ने किया था। क्लियर है, प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है, अवैध समाज की स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने किया था। देखिए भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है, तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे भवई, तो भवई जो होता है ना एक नृत्य शैली जो कि राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है, जय भवानी पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दें। तो भवई राजस्थान राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है। क्लियर है, और ये जो होता है नवरात्रि के अवसर पर देवी अम्बा की पूजा के दौरान प्रस्तुत की जाती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है। क्लियर है, चलिए अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सी है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता, देखिए मान लीजिए अंडमान है और ये निकोबार द्वीप समूह है, तो इसको बीचों बीच जो अलग करता है ना, देखिए ये बीचों बीच जो अलग करता है इसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो याद रखिए अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया था। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं 10 डिग्री चैनल के बारे में, तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए 10 डिग्री चैनल जो होता है ये बंगाल
की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल कहाँ पे, तो पहला लिखिएगा बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा द्वीप के 2 समूह मिलकर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का निर्माण करता है। और अंडमान निकोबार की नया राजधानी जो राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, तो विजयपुरम रखा गया, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हम लोग। देखिए लैंड कॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे उत्तरी द्वीप होती है, क्लियर है। और लक्षद्वीप समूह द्वारा देखिए 11 डिग्री चैनल की बात करना चाहते हैं। तो लक्षद्वीप समूह के द्वारा 11 डिग्री चैनल 2 भागों में विभाजित किया गया। उत्तर में होता अमीनी द्वीप, देखिए ये जो होता उत्तर में जो होता अमीनी द्वीप होता है, इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे, अमीनी द्वीप होता। और दक्षिण में होता कन्नानौर द्वीप होता है, क्लियर है। चलिए, और 9 डिग्री का जो होता है वह लक्षद्वीप और लकाद्वीप होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को पढ़े होंगे, क्लियर। चलिए मैं यहाँ से 3-4 डिग्री को शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। देखिए सबसे पहले एक होता 8 डिग्री, देखिए एक होता 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो होता है सबसे पहले मालदीव होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। इस चीज़ को याद करते जाइए आप लोग। 8 डिग्री चैनल होता है मालदीव और मिनी कॉय होता है, मालदीव और मिनी कॉय होता है, क्लियर है। 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल होता है कवरती, क्या होता है कवरती होता है और मिनी का होता है, कवरती और मिनी का होता है। पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच होता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य होता है, क्लियर है। तो 8 डिग्री अगेन आई रिपीट, 8 डिग्री क्या होता है, तो मालदीव और मिनी का। और 9 डिग्री किसका होता है, तो मिनी का और कवरती, क्लियर है, या लक्षद्वीप भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग को आधिकारिक भाषा को शो करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो भाषा होती है उसे बोलते हैं दारी। तो अफगानिस्तान का दारी कर दिए, यानी कि पहला का सी से मैच कर दिए, क्लियर है। भूटान, तो भूटान का तो आप लोग जानते होंगे दोजखंजा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। पाकिस्तान का भाषा क्या, तो उर्दू हो गया। म्यांमार का क्या होता है, बर्मी हो गया। इस टाइप से मैच कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आप लोग सबसे पहले लिखिए सरल, देखिए सरल लिखते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। सरल लिखिएगा ना तो क्लियर। देखिए सरल को याद करिए, देखिए यहाँ पे 68 69, देखिए इसका होता है 78 79 80। देखिए 78 से संसद भवन होता है, 79 से राज्यसभा होता है और 80 से होता है लोकसभा होता है। तो इस टाइप से आप लोगों को 3 आर्टिकल याद करें। सरल बोलिए, सा से होता है संसद, तो संसद का जिक्र किया गया 78 आर्टिकल में। राज्यसभा का जिक्र किया 79 में और 80 में होता है लोकसभा का, क्लियर है। तो यहाँ बोला राज्यसभा के गठन का संबंध किस होता है, साराला, सॉरी 79 80 81 होता है। यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर गया हूँ, 79 80 81 होता है फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे होता है 79 80 81। तो 79 लिखेंगे, फिर 80 लिखेंगे, 81 कर देंगे, क्लियर है। तो 80 नंबर आप लोगों का क्या हो गया, अनुच्छेद 80 जो होता है ना आप लोग का होगा राज्यसभा से, 81 होगा लोकसभा से, क्लियर है। 79 होता है संसद भवन से। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो, क्लियर है। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित होती है। और राज्यसभा के अधिकतम कितना सदस्य होता है, तो इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा 250 सदस्य हो सकता है, जिसमें 248 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। और 12 जो होते हैं, 12 जो सदस्य होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 12 जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, 12 जो सदस्य होते हैं आप लोग के बीच में इसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, क्लियर है, जो कि राज्यसभा से चुने जाते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, अनुच्छेद 76। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 76 का जो संबंध होता है महान्यायवादी से होता है। किससे होता है, महान्यायवादी से होता है, क्लियर है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत का वर्तमान 76वां महान्यायवादी, भारत का वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो कल मैं आप लोग को बताता वेंकटेश्वर अय्यर बने, वेंकटेरमणि बने, क्लियर है। और राज्यसभा का उपसभापति का जो आर्टिकल होता है वह 64 होता है। और 64 के तहत राज्यसभा के उपसभापति बनते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति बनते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ हो गए, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल 92। तो आर्टिकल 92 के अंतर्गत जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई विकल्प, देखिए आर्टिकल 92 के अंतर्गत जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई विकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन नहीं होगा, ये हो गया, क्लियर है। और 84, तो आर्टिकल 84 के तहत संसद के सदस्यता के लिए आहार से संबंधित उपलब्ध होता है। तो याद रखिएगा जो संसद यानी कि जो सांसद बनते हैं उसका जो आर्टिकल होता है 84 होता है। 92 याद नहीं मत कीजिए, तो 93 का होता है संसद यानी लोकसभा का अध्यक्ष का जो अनुच्छेद होता है 93 होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किस वर्ष भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। तो याद रखें ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था, क्लियर है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी, क्लियर है। और याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक कौन थे, सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर ए.जे. नोहरेन थे। तो ऑप्शन नंबर में जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग क्लियर होगा।
बातें करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड IOC का जो वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बॉक है। कौन है? थॉमस बॉक है। तो इस चीज़ को याद कर लीजिए। देखिए मैं लिख देता हूँ, थॉमस बॉक है, ये थॉमस बॉक होंगे। इस चीज़ को आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। पहला देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इस चीज़ को तो याद कर लिए। अब मैं बातें करना चाहता हूँ भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है देवेंद्र झाझरिया है। ठीक है? और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। देखिए, आर्किटेक्ट्स ब्लूप्रिंट, तो संगीतकार का संबंध किससे होगा? तो संगीतकार का संबंध स्कोर से होगा। किससे होगा? इस स्कोर से। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में माई बेस्ट फ्रेंड को CKRLMK लिखा जाता है। फ्रेंड इज लाइफ को RTMPCK लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में फ्रेंड को क्या लिखेंगे? सबसे पहले दोनों में देखेंगे कॉमन क्या रहा। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड है, यहाँ भी आप लोगों को क्या फ्रेंड है। तो फ्रेंड्स अगर दोनों, हम तो फ्रेंड ही ज़्यादा बोलते हैं। ये CK है, CK, तो राइट आंसर क्या करेंगे? CK, यानी ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। तो 48 का राइट आंसर होगा DK। हाँ, तो CK करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में प्रोटेक्ट योर हेल्थ को DFBKTU लिखा जाता है। हेल्थ इज वेल्थ को POTULE लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में हेल्थ को कैसे लिखाएगा? देखेंगे, सबसे पहले हेल्थ है और यहाँ भी हेल्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 2 है, 2 है, तो राइट आंसर रखें TU हो गया। क्लियर है? एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर KLMNOP लिखे गए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। तो अक्षर M के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? देखिए, आप लोग को M के विपरीत फलक पे बोला ना, तो कुछ भी नहीं करेंगे। M के विपरीत फलक बोला तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, सबसे पहले देखें कौन कौन मैच कर रहा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग देखना चाहते थे क्या बोल रहा है M का, तो इसमें चलते हैं। देखिए KO आप लोग को मिल गया, KO यहाँ भी मिल गया। तो M का अपोजिट क्या होगा? N हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। देखिए 50 क्वेश्चन को मैं पूरे का पूरे डिसीजन के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाया। देखिए अगला क्वेश्चन, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। फ्रेंड्स आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जब भी बोलेगा तो आप लोग को लेफ्ट राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा। क्लियर है? तो 51 का अगर राइट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? देखिएगा ये फर्स्ट में हो जाएगा। देखिए इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को देखना है कौन सा सीरीज को ऐड करने पे ये आप लोग का इक्वल आ जाएगा। तो 19, 456, 6 है, फिर 16, 320, 5 है। तो क्या करते हैं देखते हैं, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करते हैं। ये 19 है तो 19 कर दिए, इंटू आप लोग का 6 से कर दिए। क्लियर है? इंटू क्या करेंगे? 4 कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए 19 छक, तो 19 छक क्या होता है? तो आप लोग देखिएगा, तो 19 छक कितना होता है? 9 छक 54, 4 कर दिए, 6 5 11, 114 हो गया। 114 को 4 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? 456 आएगा। यानी इस सेटिंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। 19 को 6 से गुना करेंगे, गुना 4 करेंगे। क्लियर है? तो देखिए 16 5 80, 80 को 4 से गुना करेंगे 320 होगा। तो इसी प्रकार आप लोग देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर A को कीजिए। 18 को 9 से गुना करेंगे, तो फ्रेंड 18 को 9 से गुना करें 162 आ गया। 162 को हम लोग क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। क्लियर है? तो 4 दूनी 8 हो गया, 16 चौक 64 हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए A सूटेबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन को कण तरंग द्वैत के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो हमेशा याद रखें, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक तरह कण की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी तरंग की तरह। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा के लिए 2 मुख्य मानदंड क्या हो गए? तो फ्रेंड इसके लिए राइट आंसर कीजिएगा। तो इसके लिए याद रखें उच्च स्थानिकता एवं उच्च स्तर का और क्या लिख रहा? आवास शरण होना चाहिए। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। सुमित और राजीव मिलकर एक काम करते हैं, सुमित और राजीव मिलकर काम करते हैं। किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकते हैं। तो राजीव अकेले उस घंटे को कितने घंटे में कर सकते हैं? उस काम को कुछ नहीं करना। देखिए दोनों का काम कितना, ये 20 में लिख रहा है और ये कितना 25 है। दोनों का डिफरेंस क्या है? 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 5 का पालन 20 कितना? 25 5 पर में आता, 20 बचे क्या हो गया? 100। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो 480 लिख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे 10% की हानि होता है, क्या प्राप्त करना? लाभ। तो जो चीज़ प्राप्त करने का रहेगा ना उसको आगे निकालते हैं। तो 100 में हम लोग 20 को जोड़ 120 हो गया, हानि कितना था? 10% को। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 0 0 कट गया, 4 बार में कटेगा, 3 बार में। 3 का पहाड़ा में 480 कितना बार में आता है? 16 बार में। अब 160 को 4 से गुना करेंगे तो 640 रुपये आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 640। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे।
135, 171, 192 का HCF ज्ञात करें। तो अगर आप लोग इसका HCF ज्ञात करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 135 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 3 गुना 3 करेंगे, 3 इंटू 3 फिर 3 करेंगे इंटू 5 कर देंगे। क्लियर है। उसी प्रकार हम लोग अगेन 171 का करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 3 करेंगे इंटू 19 करेंगे। क्लियर है। अगला करेंगे तो 192 होता है, तो 192 होता है आप लोग का देखिए 3 इंटू 2 इंटू 2 को कितना बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें केवल 3 3 मिलेगा, तो HCF होगा 3 होगा। क्या होगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करते हैं, अपने पद्धति को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? कुछ नहीं करना। देखिए एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कुल मत जो होता है 100% होता है, जिसमें 8% नहीं डाले यानी 92% डाला है। ठीक है। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48 प्राप्त किया। ठीक है। और अपने पद्धति को यानी कि जो अपने सेकंड जो अगेंस्ट होता है उसको 110 वोट से हराया। सबसे पहले टोटल जो वोट होने का था 100 में से 8% का वोट का यूज नहीं होता, यानी कि टोटल डाला गया वोट कितना हो गया 92 हो गया। क्लियर है। अब जीतने वाला कितना लाया तो 48 लाया। क्या लाया 48। तो हम लोग को दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हम लोग पता कर लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस से हारने वाला को प्राप्त मत पता कर लेंगे, यानी 44% हो गया। ये 44 है ना, तो ये हारने वाला का कितना है 44 आ गया। अब क्या हो रहा है आप लोग देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब प्रश्न से देखते हैं। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करता है, अपने पद्धति को 110 मतों से हराता है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग देखें विजेता कितना परसेंट प्राप्त किया था 48%। क्लियर। आई होप क्लियर हुआ होगा। और हारने वाला का कितना था तो अभी हमने निकाले 44% था। क्लियर है। अब दोनों का डिफरेंस था 110, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4%, तो 4% का वैल्यू 110 आ रहा। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि यहाँ पे 100% का वैल्यू निकाल दीजिए ना, तो यहाँ पे 25 बार में आएगा। तो 25 को 1100 से गुना 11 यानी 110 से गुना कीजिएगा तो 2750 आंसर आएगा 2750। तो 2750 है ऑप्शन में 2750। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेज़ी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने मिनट में भरेगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेज़ी से भर सकता है। क्लियर है। तो आप लोगों को पता है देखिए एक पहला पाइप होता है, दूसरा पाइप होता है। तो मान लीजिए पहला पाइप है और ये आप लोग का दूसरा पाइप है। क्लियर है। अब यहाँ पे पढ़िए एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेज़ी से भरता है। तो 6 गुना तेज़ी से भरा, दूसरे के कम पे यानी 1 था तो ये 6 गुना हो गया। अब दिखाइए तो दोनों पाइप एक साथ 40 मिनट में भर देते हैं। तो एक साथ करेंगे तो 6 और देखिए एक साथ भरें तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए कुल कार्य निकालने के लिए जो समय रहता है उसको दोनों की क्षमता को ऐड करके गुना कर देते हैं। तो 7 से गुना करें तो टोटल अगर कार्य देखें तो 280 आ गया। और आप लोग को लिख रहा है ना धीमा, तो धीमा का क्या लिख रहा है 1, तो 280 को 1 से डिवाइड करें तो 280 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए ये रहा 59 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। रुपये 10,800 रुपये की राशि को 15.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो कितने समय में यह राशि 24,800 रुपये हो जाएगी? कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं। ये आप लोग का अमाउंट दे रहा है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे अमाउंट में से यानी कि 24,000 जो आप लोग को 800 लिख रहा है ना, इसमें से हम लोग क्या करेंगे आप लोग का 10,800 को माइनस कर देंगे। सिंपल अर्थ में आप लोग को ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे तो 4 यानी कि 14,000 आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। अब आप लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे, तो समय निकालना है। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना लाए थे 14,000 ले देंगे इंटू 100 होता है 100 कर देंगे इंटू आप लोग के सामने प्रिंसिपल इंटू रेट। तो प्रिंसिपल का वैल्यू 10,800 था इंटू रेट का वैल्यू 15.5% था। टोटल सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने 8.36 वर्ष आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। जेम्स रेनेल को भारत का हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो फ्रेंड ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था। किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये सब क्वेश्चन क्लास 8 का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। और याद रखिएगा जेम्स रेनेल ने हिंदुस्तान का पहला लगभग ठीक नक्शा 1782 में तैयार किया था। ये भी आप लोग के लिए क्वेश्चन है। बात करना चाहते हैं रॉबर्ट क्लाइव का। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो टेन्यूर था याद रखेंगे आप लोग 1757 से लेकर 1760 तक था। उसके बाद फिर अगेन 1765
से 67 के बीच बन गया था। क्लियर है। चलिए, और इसी के टेन्यूर के समय इलाहाबाद की संधि भी होती है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं यहाँ पे हम लोग वारेन हेस्टिंग का। तो वारेन हेस्टिंग का जो टेन्यूर था 1772 से 1785 था। क्लियर है। वही लॉर्ड डलहौजी की बात करना चाहते हैं तो इनका टेन्यूर था 1848 से 1856 तक था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। लॉर्ड डलहौजी को व्यापक सिद्धांत के जनक भी कहा जाता है। चलिए, महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। बाकी इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो फ्रेंड देखिए, सबसे पूर्वी सीमा बना रहा है। क्लियर है। तो देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा, सबसे पहले आप लोग को जो नदी स्टार्ट होता है इंडस यानी कि सिंधु नदी स्टार्ट होता है। फिर हम लोग सतलज नदी का प्रयोग करते हैं। फिर कौन सा होता है? आई थिंक काली नदी का होता है ना। हाँ, काली का होता है। फिर कुमाऊँ का होता, काली के बाद तिस्ता होता है। किसका होता है? तिस्ता का होता है। फिर होता है ब्रह्मपुत्र का। अब बोल रहा आप लोग का सबसे पूर्वी में, तो पूर्वी में क्या गया? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखिए, सबसे पहले ये आप लोग का सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच जो हिमालय होता है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। उसका सतलज और कुमाऊँ के बीच जो हिमालय होता है उसे बोलते हैं कुमाऊँ हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊँ हिमालय। और काली और तिस्ता के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्लियर है। और तिस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच जो होती है वह हिमालय, उसे बोलते हैं असम हिमालय। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट, सिंधु नदी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी का जो बहुत सारा है इसका अपोहद्रोणी होता है। तो इसमें आप लोग को मैं एक ट्रिक पढ़ाना चाहता हूँ। सब्र बोलिए, सब्र CJI। देखिए, सब्र लिखते हैं ना, तो आप लोग को यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ। सब्र लिखिएगा CJI। आई थिंक इसका कहने का अर्थ ये हो गया आप लोग का S फॉर सतलज, B फॉर ब्यास, R फॉर रावी। ये तीनों नदी जो है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता जब हुआ था 1960 में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान जब उपस्थित थे, तो ये दोनों के बीच में सब्र यानी कि सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी को पाकिस्तान के हिस्सा में रखा गया था और चेनाब नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी को, इंडस नदी को भारत के रूप में रखा गया था। क्लियर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, धन मजदूरी में परिवर्तन के द्वारा बेरोजगारी की दर के बीच अनुभव जन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड इसके लिए बात करते हैं, इसे बोलते हैं फिलिप्स वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलिप्स वक्र। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राम प्रथम ने 985 ईस्वी में कहाँ तक शासन किया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 1014 ईस्वी में होगा। 1014 में किया था। क्लियर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता, सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 984 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। बातें करना चाहता चोल वंश का। तो फ्रेंड्स याद है, चोल वंश का संस्थापक थे जो विजयलाल थे। कौन थे? विजया बोल दिए ना, विजयलाल थे। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखेगा। इसकी राजधानी क्या था? तंजौर थी। क्या था? ये तंजौर था। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को डिस्कस करना चाहता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो किया था वह सिंगापुर देश में किया गया था। किस देश में किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और इसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, दिया गया डायग्राम में एक कक्षा में 3 भाषाओं को अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाएं जो केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। तो केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा? देखिए, केवल 2 भाषा हो रहा, ओनली फॉर 2 भाषा। तो देखिए, अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, ये आप लोग का 5 जो रहा ना, फ्रेंच और जापान को पढ़ रहा, 7 आप लोग का स्पेनिश और जापान को पढ़ रहा, 20 आप लोग ये पढ़ रहा। तो 20 और 7 27 हो गया, 27 5 क्या होता है? 32 हो गया। क्या हो गया? 32। तो टोटल देखेंगे तो 32 होगा। ऑप्शन है? बिल्कुल है। ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो यदि प्लस का अर्थ होता है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भागा, तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 50 लिख देंगे गुना, तो गुना का अर्थ क्या लिख रहा है? भागा, तो भागा लिख देंगे 50। फिर प्लस का अर्थ लिख रहा है गुना, तो यहाँ 10 कर देंगे। भागा का अर्थ क्या लिख रहा है? माइनस, तो यहाँ पे 15 कर देंगे। माइनस, माइनस का अर्थ क्या लिख रहा है फ्रेंड? तो माइनस का अर्थ लिख रहा है प्लस 13 लिख देंगे। अब देखेंगे 5 का पारा 50 कितना बार आता है? 10। 10 को 10 से गुना कर देंगे, माइनस, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 10 को 10 से गुना करें 100, 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा। तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर होगा 98, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इसको बनाना है फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ए, बी, सी, डी और ई दोस्त है, वे अलग अलग कारों का उपयोग करते हैं, जैसे मर्सिडीज, BMW, वॉल्वे, रेंज ओवर, ऑडी। इन कारों के रंग नीले, सफ़ेद, काले और लाल और हरे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं किसी क्रम में है।
तो ए के पास ऑडी है लेकिन ये हरी है। देखिए आप लोग का पजल का क्वेश्चन है, जब भी स्टेप्स का आता है ना तो आप लोग आगे देखिए दर्शा दीजिए। हम लोग को देखना चाहते हैं कहाँ तक था, ए बी सी डी ई तक था। क्लियर है। आप लोग के पास लिख रहा है ए के पास ऑडी है, तो ए के पास जो कार लिख रहा है आप लोग के सामने लिख रहा है ऑडी, तो ए के पास ऑडी है। चलिए ए के पास ऑडी है लेकिन हरी नहीं है, ठीक है। बी के पास लाल रंग के है, बी के पास लाल रंग का रेंज रोवर है, तो बी के पास तो आप लोग को डायरेक्टली रेंज रोवर है और इसका रंग कैसा लिख रहा है, लाल लिख रहा है। कैसा लिख रहा है, लाल लिख रहा है। क्लियर है। फिर लिखा सी के पास नीली नीली नीली, तो सी के पास लिख रहा है आप लोग का नीली कार है, तो नीली कार यानी नीली कार है लेकिन मर्सिडीज नहीं है। डी के पास कुछ नहीं लिखा। ई के पास एक काली कार है, यहाँ पे काली है, तो आप लोग देखिए काली है जो कि बी एम, तो यहाँ पे आप लोग कलर बताइए। तो फ्रेंड 3 कलर का तो हो गया, आप लोग को डी के बारे में बताना और ए के बारे में कलर। तो देखिए हम लोग डी के बारे में और ए के बारे में बच गया, तो हम लोग क्या करते हैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो ए और डी के ना, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं आप लोग। अब यहाँ पे लिख रहा बी के पास लाल हो गया, देखिए ए के पास हरी नहीं है, तो देखिए जब ए के पास हरी नहीं है तो आप लोग के सामने और कौन सा रंग बच गया, तो देखिए नीला हो चुका है, देखिए नीला हो चुका है, सफ़ेद बच गया। तो ए के सामने ऑटोमेटिकली सफ़ेद होगा क्योंकि कंडीशन 1 में ही लिख दिया था ए के पास हरी नहीं है, तो यहाँ पे हो गया। तो हम लोग डी के सामने क्या कर दें, डी के सामने हरी हो गया यानी ये रंग हो गया। अब देखिए बी के पास लाल रंग की रेंज रोवर, ये तो भर गया है। सी के पास नीली कार है लेकिन मर्सिडीज़ नहीं है, तो सी के पास हम लोग मर्सिडीज़ को नहीं बैठाएंगे यानी डी और ई के बीच में होगा। ई के पास काली कार है जो BMW, जो लिख रहा BMW या फिर और क्या लिख रहा था यहाँ पता नहीं चला, हाँ तो BMW और ना ही वोल्वे है, तो वोल्वे और BMW नहीं है, तो ऑलमोस्टली यहाँ पे क्या बच गया, तो मर्सिडीज़, तो यहाँ पे मर्सिडीज़ हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे लिख रहा है आप लोगों के पास सी के पास नीली है लेकिन मर्सिडीज़ नहीं है, तो जब सी के पास मर्सिडीज़ नहीं लेना तो हम यहाँ पे क्या बच गया, वोल्वो लिखेंगे। अब यहाँ पे हम डी के पास क्या लिखें, BMW लिखें, BMW। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, तो क्वेश्चन में आप लोग को लिख रहा था सी के पास क्या है, तो सी के पास देख सकते हैं वोल्वो कार है, कैसा ही वोल्वो कार है। तो फ्रेंड हम लोग सी के पास कैसा है, तो वोल्वो कार है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन आया था CBT 1 में भी आया था। क्लियर है। सॉरी ALP CBT 1 में आया था। देखिए नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा पूर्वानुमान कथन में निहित है। मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूँ। मिलन की टीम के पास साथी के साथ बाइक, देखिए मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है। फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं तो इसे सिफिक्स होता है। देखिए मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूँ, तो जब है तभी ना, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया और उसका आवश्यकता तभी ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, दोनों नहीं तो होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर हो। देखिए 4 9 6, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा सूटेबल हो रहा। फ्रेंड्स एक काम करते देखते हैं, 4 और 9 25, देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9, 16 9 करेंगे तो 25 आ रहा, फिर यहाँ पे 36 आ रहा, नहीं आ रहा। देखते हैं कौन सा डिसीजन से आप लोग का बीच में आएगा। तो 4 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता 3 का स्क्वायर, 2 और 3 5 और 1 6। देखते हैं देखिए ये 4 होता 2 का स्क्वायर और 9 होता 3 का स्क्वायर, 2 और 3 क्या होता है 5, 5 में लोग एक जोड़ दें क्या आ गया 6, 3 9 होता 3 का स्क्वायर और 5 होता 5 का स्क्वायर 25, तो 5 3 8 एक जोड़ दिए 9 आ गया। ये 5 का स्क्वायर होता है 6, तो 6 5 11 एक जोड़ दिए तो 12, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए सतत विकास के अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए रिपोर्ट हमारी साझा भविष्य को किस आयोग ने सिफारिश की थी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर होगा ब्रंटलैंड आयोग हो गया होगा, ब्रंटलैंड आयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो स्थापना हुआ था 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही बात करना चाहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो आप लोग का जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण प्रदूषण से था, जो कि 1997 में लागू हुआ था। क्लियर है। वही रामसर सम्मेलन आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग को हुआ था 2 फरवरी 1969 को हुआ था। क्लियर है। 1971 में हुआ था शायद, हाँ 1971 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AI में मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए, पैटर्न पहचानने के लिए, स्वचालित निर्णय लेने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एक ग्राहक को 975 रुपये का भुगतान किस्तों में करता है, हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपये का कम भुगतान किया जाता है। यदि पहले किस्त 100 रुपये है तो पूरे राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहते हैं इसमें, तो इसमें आप लोगों को देखिए एक ग्राहक 975 रुपये भुगतान किस्तों में करता है, हर महीने पिछले महीने की तुलना 5 रुपये कम करता है, 5 रुपये। तो पहला किस्त कितना था 100 रुपये। देखिए जब भी स्टेप्स आता है ना तो आप लोग AP के में, तो पहला 100 रुपये था, सेकंड में 5 रुपये कम कर दिए 95 होगा, थर्ड में क्या करेंगे 90 करेंगे, करेंगे आप लोग का AN तक जाएगा। क्लियर है। तो पूरा कितना समय लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ A का वैल्यू हम लोग के सामने 100 आ रहा है, उसी के
के अकॉर्डिंग डी का वैल्यू देखें तो -5 आ रहा और टोटल सम लिख रहा 975, तो एसन का वैल्यू 975 दे रहा। तो हम लोग एसन का फार्मूला जानते हैं, तो सबसे पहले एसन ले देंगे 975 बराबर n/2, तो हम लोग यहाँ पे n/2 कर देंगे और फ्रेंड्स 2a प्लस n माइनस डी करेंगे, तो 2a यानी कि 100 लिखें 200 प्लस n-1 कर देंगे और डी का वैल्यू -5 था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो n का वैल्यू आएगा 26 या फिर 15 आएगा। क्लियर है, 26 या फिर 15 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 26 या फिर 15 आएगा, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 26 नहीं ले सकते, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है, यहाँ पे 26 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे देखिएगा ना 26 लेते हैं तो किस क्लास ऋणात्मक चल जाएगा, इसलिए एक को लिखेंगे यानी 15 महीना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का सरलीकरण करना। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोग के बीच में जो आंसर आएगा -39.87 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा इसको इजी से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए अब आ चुके हैं हम लोग टैंक पाइप एंड कस्टन का क्वेश्चन। 3 पाइप पी क्यू आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है, 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू और आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं, तो पी अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख रहा है पी क्यू आर तीनों मिलकर एक टैंकी को 4 घंटे में भरता है और तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है। ठीक है, 3 घंटे बाद पी को बंद कर देते हैं। सबसे पहले पी क्यू आर हम लोग को तो पता है, यहाँ पे देखिए पी लिखेंगे क्यू आर, ये तीनों सबसे पहले क्या लिख रहा है ना, तीनों पाइपों के साथ खोला जाता है 3 घंटे बाद, तो यानी कि 3 घंटे लगातार चला। अब 3 घंटे बाद पी को बंद करते हैं, तो जब पी को बंद करेंगे तो क्यू आर आपका चलेगा ना, तो देखिए क्यू आर चलता रह गया, तो क्यू आर चलते रहा, तो क्यू आर चलता है, तो क्यू आर शेष टैंकी को 2 घंटे में भर देता है, यानी कि इसका एफिशिएंसी देखें तो 2 घंटा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल क्या था, तो फ्रेंड देखिए टोटल था आप लोग का पी प्लस क्यू प्लस आर था, ये टोटल कितना घंटा चल रहा था, देखिए शुरू में लिखा था 4 घंटा। अब यहाँ से आप लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पी क्यू प्लस आर, यहाँ पे 3 घंटा था, यहाँ 4 घंटा, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकले लेगा ना, तो पी प्लस क्यू प्लस आर यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। आई थिंक पी प्लस क्यू प्लस आर का 1 घंटा बच गया। क्लियर है, अब यहाँ पे देखेंगे क्यू प्लस आर का, तो क्यू प्लस आर का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो केवल 2 घंटा था। क्या था ये, 2 घंटे का था। क्लियर है, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, तो P प्लस क्यू प्लस आर का इक्वेशन करेंगे क्यू प्लस आर से, तो फ्रेंड्स हम लोग क्यू प्लस आर का वैल्यू 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, तो एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे टोटल वर्क देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। देखिए यहाँ पे P था प्लस क्यू था प्लस आर था। आप बताइए P प्लस क्यू प्लस आर का घंटा 4 था और क्यू प्लस आर का वैल्यू, तो क्यू प्लस आर का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये लिख रहा था आप लोग को 8 घंटा। क्या लिख रहा था, ये 8 घंटा लिख रहा था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से क्योंकि बराबर करने के लिए 4 से गुना किया। क्लियर, यहाँ से इसका एलसीएम 8 आ गया, यहाँ पे 2 है 1 है, तो 2 और 1 3, तो 8। अब यहाँ पे एक पूरा P अकेला, तो 8 करेंगे, 2 में से 1 बचेगा, तो टोटल क्या बचेगा 8 घंटा। तो आंसर है 8 घंटा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये। 11 से विभाजित संख्या प्राप्त करने के लिए 72, 78, 745 में घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। इसके लिए क्या कीजिए, 11 को आप लोग क्या कीजिएगा ना, 7 2 7 8 7 4 5 को आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा। तो और फ्रेंड्स इसका शेषफल आप लोग का जो आएगा 1 आ जाएगा। शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए 79 क्वेश्चन हो गया एंड 80 क्वेश्चन। एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। 8 AM पर पाइप ए को खोला जाता है। यदि पाइप बी को 9 बजे AM में खोला जाए तो टंकी किस समय भर जाएगी। सबसे पहले देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे ए लिख रहा, तो ए आप लोग का 4 घंटे में लिख रहा, जस्ट लाइक सेम बी लिख रहा आप लोग को 6 घंटे में भर सकता है। क्लियर है, तो टोटल देखेंगे, टोटल कार्य कितना होगा 12, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 8 बजे पाइप ए को खोला जाता है, जब 8 बजे पाइप ए को खोला है और पाइप बी को 9 बजे खोला जाता है, तो देखिए 1 घंटे में, यानी इसका क्षमता था 9, तो 1 घंटे में 1 घंटा में अगर खोल देंगे तो टोटल 12 में से 3 भाग को क्या कर दिए, खाली कर भर दिया, तो 9 बचा ना, तो 9 शेषफल बचा। टोटल कितना 3 2 5 था, तो 9 बटे यहाँ 5 कर दिए। आई होप आप लोग समझ में आ गए। देखिए टोटल 12 था, अभी 8 बजे खोले, टोटल 9 बजे तक ये भर रहा। ठीक है, तो 1, तो देखिए इसका क्षमता 3 था, तो 12 में से 3 को घटा देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे बचेगा 3। क्या बचेगा 3। अब टोटल 3 2 5 था, तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो राइट आंसर आएगा 1.4/5, यानी 1 घंटा 4/5। तो इसको मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो 60, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट आएगा। 1 घंटा 48 मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाला टाइम था यानी कि 9 बजे था ना, 9 AM में था ना, तो 9 AM में 1 घंटा 48 मिनट को जोड़ देंगे तो आप लोग का आंसर आएगा 10:48 मिनट AM पे भर देगा, तो 10:48। आई थिंक राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए, मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबान कहाँ किया गया था? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबान जो किया गया था वह रूस में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रूस में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, BRICS। सबसे पहले जानिए ब्रिक्स का सम्मेलन। तो B फोर होता है ब्रिटेन, R फोर रसिया, I फोर क्या होता है? इटली, C फोर होता है चाइना और S फोर होता है ब्रिक्स। S फोर क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है ना ये। हाँ, तो ये सारे देश है, इसमें टोटल 10 हो चुके हैं, शायद 10 हो चुके हैं, लास्ट इंडोनेशिया इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो कंफर्म कर लीजिए, मैं कंफ्यूज में हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें बताना चाहता हूँ, ये 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो होगा ना ब्राज़ील में हो जाएगा, यानी कि रियो डी जेनेरो में होगा। 2025 का जो सम्मेलन होगा ना वह क्या लिख रहा है? हाँ, ब्रिक्स का जो सम्मेलन 2025 में होगा वह ब्राज़ील में होगा। क्लियर है? युवा के लिए बोलें तो रूस में होगा। हाल ही में उपस्थिति पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उपस्थिति पोर्टल जो है ना किस राज्य सरकार द्वारा किया था? तो हमारा राज्य झारखंड के द्वारा। मैं ऑलरेडी झारखंड से बिलोंग्स करता हूं, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के लिए पोर्टल को लॉन्च किया था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, झारखंड में प्रत्येक महिला को जिनका उम्र 18 साल 21 साल है उनको 2500 रुपये यहाँ पे मिलता था, मैया समाज योजना के तहत। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया था? तो फ्रेंड इसके लिए राइट आंसर होगा भूटान होगा। क्या होगा? भूटान इज द राइट आंसर। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा भूटान देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया गया? तो याद रखिएगा, 14वीं जो आप लोग को दिया गया वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? याद रखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न का मौका दिया। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? यानी कि भारत का पहला हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, सुलभ कर्ज विंडो के नाम से किससे जानते हैं? तो राइट आंसर करेंगे IDA। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इससे फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को देखिए 87 को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में करना है। तो यहाँ पे आप लोग को भरना है, तो देखिए तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए, इसको आप लोग को देखना है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, सारे ट्रिपलेट में देखिए 3, 4, 5 ट्रिपलेट में है। यहाँ पे 5, 12 ट्रिपलेट है, तो 8, 15, 17, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, 8, 12, 15। तो आप लोग जानते होंगे। देखिए, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, तो असमान शब्द का चयन करें। तो 89 का अगर राइट आंसर करेंगे ना, तो राइट आंसर होगा मस्खरा। क्या होगा? ये मस्खरा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। मस्खरा का अर्थ होता है दूसरे लोगों का मस्खरा का यानी मजाक उड़ाना। ठीक है, चलिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग का ये भी क्वेश्चन आ गया जस्ट लाइक सेम, यानी कि ये आप लोग का आ गया पजल का क्वेश्चन। इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, फिर आ गया सिलोलिज्म का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, सिलोलिज्म का क्वेश्चन तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बनाते होंगे, हमें पता है। देखिए, सभी इमारतें चौक हैं, तो सभी इमारतें चौक हैं। मान लीजिए ये इमारतें हैं, ठीक है, तो सभी इमारतें चौक बना दिए। फिर सभी बोर्ड चौक है। तो देखिए, जब भी एक ही साथ में आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बड़का को खींच दीजिएगा। ठीक है, इसमें आगे इमारतें बना दिए और सभी बोर्ड है, तो ये आप लोग का इमारत है, ये इमारत बना देंगे और सभी बोर्ड बना देंगे और सारे को क्या बनाएंगे, चौक बना देंगे। क्लियर है? तो बोल रहा पड़ा, कुछ इमारत बोर्ड है तो कुछ इमारत बोर्ड है नहीं, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। कुछ चौक बोर्ड है बिल्कुल है, तो ऑप्शन केवल 2 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को केवल सही मानेंगे। चलिए, 1 मार्च 2018 8 को शुक्रवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए 2008 से लेकर 2002 में बैक होना है। क्या होना है? बैक होना है, यानी माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे कुल कितना साल है, तो टोटल देखिएगा 6 साल आ रहा है। ठीक है, तो 6 साल में नॉर्मल ईयर की संख्या 6 हो गया। अब यहाँ पे देखें लीप ईयर कितना, एक 4 का था, एक 8 का था, तो लीप ईयर 2 हो गया, तो 6 2 कितना हो गया, 8 दिन हो गया। 8 को 7 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, यानी कि एक आप लोग को ऑड डे आ गया। क्लियर है? अब देखेंगे हम क्या बोलें, घटाएंगे। तो शुक्रवार में से हम लोग क्या करें, एक दिन को घटा देंगे। तो शुक्रवार में से एक दिन घटाएंगे तो गुरुवार आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, ब्रोनियम गति किसका वर्णन करती है? तो फ्रेंड्स याद रखें, ब्रोनियम गति किसी द्रव या गैस में निलंबित सूक्ष्म कणों की यादृच्छा गति को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखें, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क पर उपकरणों के बीच डाटा पैकेट का आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √3 cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग वैल्यू को पुट करके देखिएगा। तो वैल्यू को पुट करके देखिए, तो हम लोग सबसे पहले 90 डिग्री को पुट करते हैं। देखिए ठीक है, तो देखिए √3 cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 कर दें, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे सॉल्व किए तो देखिए 0 को 19 के 0 यानी 1 बराबर 1 आ गया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्यों ना कर देख लिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, यदि x बराबर लिखा 3 पर पावर 2, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, x का वैल्यू लिख रहा है आप लोग के सामने 3 का स्क्वायर लिख रहा है इंटू 2 लिख रहा है। क्लियर है? उसी प्रकार y का वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 2 पर पावर 3 गुना 3 लिख रहा है। उसी पर z का वैल्यू आप लोग के सामने लिखा 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 लिख रहा है। क्लियर है? तो लिख रहा है xy yz और zx का लघुत्तम समापवर्तन क्या होगा? ये क्वेश्चन तो टफ कर दिया। तो देखिए सबसे पहले एक्स वाई का, तो देखिए एक्स वाई का एलसीएम अगर देखेंगे ना, ये दोनों का, तो अधिकतम वैल्यू 3 रहता है, 3 का पावर 2 करेंगे, 2 पर पावर 3 है, ये लिख देंगे। फिर आप लोग के सामने लिख रहा है वाई जेड का, तो जस्ट लाइक सेम वाई जेड का भी करेंगे, तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे और 2 पर पावर 3 लिखेंगे। सेम आप लोग का एक्स जेड करेंगे, तो एक्स से देखिए नया टाइप का क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे 3 पर पावर 2 करेंगे, 2 पर पावर 2 करेंगे। क्लियर है? तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो टोटल अगर कीजिएगा ना, तो टोटल आएगा 2 पर पावर 5 आएगा गुना 3 पर पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो टोटल वैल्यू लिखिएगा तो 32592 आएगा, 2592। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था इसमें मैथ्स का। यदि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? याद रखिए फ्रेंड, जब भी आप लोग का प्रत्येक आंतरिक कोण की, अरे हो ना, देखिएगा याद रखिए क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। जब भी प्रत्येक समबाहु प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू दे रहा है, क्लियर है? तो फ्रेंड्स याद रखिए सबसे पहले बाहरी कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से क्या करें हम लोग 144 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो प्रत्येक बाहरी कोण का निकल जाएगा एंगल। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा तो 36 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, नहीं समझ में आया तो देखिए इस टाइप से आप लोग, मैं बताता हूँ, देखिए इस टाइप से कीजिएगा। देखिए इस टाइप से कीजिएगा ना, देखिए ये और ये यहाँ पे मान ली जा रहा है, ये दोनों का सम होता है 180। यहाँ पे देखिए 144 लिख रहा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, टोटल 36 होगा। अब क्या कीजिएगा, बहुभुज की भुजाएं, तो भुजाएं निकालने के लिए क्या करें, 360 को जो बाहरी भुजा होता है यानी कितना है 36 डिग्री, 36 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 10 डिग्री। तो राइट आंसर क्या आएगा, 10 भुजा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। वही बोलता है इसमें विकर्ण की संख्या क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं n-3/2 इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो n का वैल्यू 10 था, 10 में से 3 गया 7, 7 को 2 से भागा देते हैं 5, यानी 7 × 5 = 35 आ जाता है आंसर। तो बहुत सारे वे हैं इसका बनाने का। एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि उसकी ऊपरी सीमा जमीन पर इसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित बिंदु को स्पर्श करता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले एक पेड़ बनाना आपको, ठीक है? एक पेड़ है अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर, तो मान लीजिए कि पेड़ था, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है? तो ये 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर पाद बिंदु से 6 मीटर दूर बनते, तो यहाँ पे 6 कर देंगे। अब आप लोग का टूटा हुआ भाग इस टाइप से करते हैं, तो ये आप लोग का टूटा हुआ भाग ये बराबर होगा। तो ये बताइए ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, 10 होगा ना? तो ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो दोनों को जोड़ दे, 10 और 8 कितना, 18 मीटर हो गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। लल्लू क्वेश्चन था ये। इसमें आप लोग को व्यक्तियों की माध्य ज्ञात करना है। फ्रेंड्स अगर माध्य निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 120 को 3 से गुना करेंगे 360 होगा, फिर 130 को 4 से गुना करेंगे, आई थिंक 13 चौक 52 520 होगा, 140 को 5 से गुना कर 14×5 = 70 हो गया, 150 को 6 से गुना करेंगे 900 हो गया, 100 यहाँ पे 320 हो गया। सारे को जोड़ दीजिए, सारे को जोड़िए तो 2800 आएगा। क्या आएगा, 2800 आ गया। अब यहाँ पे इसको जोड़िए, 3 4 7 5 12 6 18 2 20, यहाँ पे कर दीजिए, 0 जो कट गया था 140 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अब देखिए लास्ट, 2 पर पावर 20 को 3 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या बचेगा? कुछ नहीं करना। देखिए 2 पर पावर यहाँ पे 20 है ना, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो 2 को लाना, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 में से 1 घटाते तो 2 आएगा ना, तो दोनों का बेस सेम कर दिए, बाय 3 है। अब बताइए आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 तो कट गया, तो -1 का पावर 20 है, तो -1 के पावर 20 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो राइट आंसर 1 होगा। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा देख लीजिए, किसी को कन्फ्यूजन है तो क्लियर है। अब देख लीजिए कुछ कंसेप्ट जो मैं बताता हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो आप लोगों के सामने सेट नंबर अगला बताऊंगा, क्लियर है? तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरे आप लोग के शिद्दत से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और जो मैं जानता हूँ अपने नॉलेज को आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो GS हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, जो भी मेरे पास नॉलेज है, कुछ मिस्टेक भी होता है तो उसके लिए क्षमा है। और आप लोग देखिए शेयर कीजिए दोस्तों के पास, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो सेट नंबर 22 को भी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।